प्रतिनिधि सभा की शक्तियों को देखने के बाद अब हमारी चर्चा होगी अमेरिकी कांग्रेस के दूसरे सदन यानी सीनेट के विषय में। सीनेट न केवल प्रतिनिधि सभा के मुकाबले में ज्यादा शक्तिशाली संस्था है, सदन है, बल्कि शक्तियों की दृष्टि से दुनिया का कोई भी दूसरा सदन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए प्रतिनिधि सभा को जहां दुनिया का सर्वाधिक दुर्बल प्रथम सदन कहा जाता है, वहीं सीनेट को सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन होने का गौरव प्राप्त है। सीनेट कांग्रेस का दूसरा सदन है और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में ये संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिकी संघ में जितने भी राज्य शामिल हैं, जितनी भी इकाइयां शामिल हैं, हर इकाई को दो दो प्रतिनिधि चुनकर सीनेट में भेजने का अधिकार है। तो सीनेट आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और राज्यों को ये जो प्रतिनिधित्व सीनेट में प्रदान किया गया है, उनके इस प्रतिनिधित्व से उनकी इच्छा के बिना उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। संघ की इकाइयों को सीनेट में जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, ये प्रतिनिधित्व समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी हर राज्य को, हर इकाई को दो दो प्रतिनिधि भेजने का ही अधिकार है, चाहे वो राज्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये स्थिति भारत की संघीय व्यवस्था से नितांत विपरीत है, क्योंकि भारत में भी राज्यसभा जो राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है, जहां पर भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, संघ में शामिल राज्यों का, उनको ये प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं दिया गया है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। भारतीय संघ में शामिल राज्य अपनी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। इसलिए जो राज्य जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, उसके राज्यसभा में ज्यादा प्रतिनिधि हैं, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है, उन्हें कम प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार है, जो वो राज्यसभा में चुनकर भेजती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। कोई राज्य छोटा हो या बड़ा हो, वो दो प्रतिनिधि ही चुनकर भेजेगा। इसको कहते हैं समानता का सिद्धांत। जब अमेरिकी संघ बना था, गठित हुआ था, तो उस समय 13 उपनिवेशों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया था। यानी अमेरिकी संघ के घटक 13 राज्य थे, 13 इकाइयां थी। हर राज्य दो दो प्रतिनिधि भेज रहा था सीनेट में, इसलिए सीनेट की सदस्य संख्या केवल 26 थी। अब जब अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं, हर राज्य दो दो प्रतिनिधि भेजता है, तो सीनेट की सदस्य संख्या 100 हो गई है। सीनेट का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं वांछित हैं? कौन व्यक्ति सीनेट का सदस्य बन सकता है? संविधान के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 9 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो और उसका निवासी हो, वो सीनेट का सदस्य बन सकता है, सीनेट का इलेक्शन लड़ सकता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो 9 वर्ष की अवधि रखी गई है निवास की, वो लगातार नहीं होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अपने जीवन के 9 वर्ष
टुकड़े टुकड़े में भी 9 वर्ष अगर उसने अमेरिका में निवास किया है और उसको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो गई है, तो वो सीनेट का इलेक्शन लड़ सकता है। प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए 7 वर्ष से नागरिकता या 7 वर्ष का निवास वांछित है, जबकि सीनेट का सदस्य बनने के लिए 9 वर्ष का निवास आवश्यक माना गया है। उस व्यक्ति को कम से कम 9 वर्षों से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। जन्मजात नागरिकता यहां भी वांछित नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहां भी तुलनात्मक रूप से सीनेट की श्रेष्ठता हमें दिखाई देती है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए 7 वर्ष की योग्यता रखी गई है, 7 वर्ष के निवास की, 7 वर्ष की नागरिकता की, जबकि सीनेट का सदस्य बनने के लिए 9 वर्ष की अवधि रखी गई है, नागरिकता के लिए और निवास के लिए। साथ ही सीनेट का सदस्य बनने के लिए उस राज्य का निवासी होना भी जरूरी है जिस राज्य का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करना चाहता है सीनेट में। ये 3 योग्यताएं संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। व्यवहारतः वही व्यक्ति सीनेट का सदस्य निर्वाचित हो पाता है जो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रहा हो, जिसका जनता पर प्रभाव हो, जो जनता के मध्य अपने कार्यों के लिए लोकप्रिय हो, जनता से उसका संवाद अच्छा हो, वही व्यक्ति सीनेट के लिए निर्वाचित हो पाता है। अब इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सीनेट के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? अमेरिका का संविधान इस विषय में अन्य देशों के समान ही व्यवस्था करता है मौलिक रूप से। यानी दुनिया के विभिन्न देशों में दूसरे सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में अगर हम राज्यसभा को ले लें तो राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के मेंबर्स को चुनकर भेजती है। अमेरिका में भी शुरू में ऐसी ही व्यवस्था की गई थी, यानी सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष ढंग से होता था। राज्यों के विधानमंडल सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करके भेजते थे। लेकिन जैसे जैसे संविधान लागू हुआ, वैसे वैसे इस व्यवस्था में बहुत सारे दोष उत्पन्न हो गए। क्या दोष उत्पन्न हुए? ये देखा गया कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके सदस्य आपस में झगड़ने लगे सदस्यता को लेकर, उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे और ये मतभेद इतने बढ़े कि कई बार किसी भी सदस्य को सीनेट के लिए वो नहीं चुन सके। ऐसी स्थिति में 1913 में संविधान में 17वां संशोधन किया गया, जिस संशोधन के माध्यम से सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाने लगा। राज्य की जनता अब सीधे चुनकर भेजती है अपने प्रतिनिधियों को सीनेट में, और इस प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण ही सीनेट का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है और प्रतिनिधि सभा के समान ही ये भी जनप्रतिनिधि संस्था बन गई है। सीनेट का कार्यकाल क्या है? सीनेट एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता और इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत में राज्यसभा है। सदस्यों के निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, एक सदस्य कई बार चुना जा सकता है, इसलिए बहुत सारे सदस्य लंबे समय तक सीनेट के सदस्य बने रहते हैं। बार बार राज्य की जनता उन्हें चुनकर
सीनेट में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजती रहती है। वैसा कोई प्रतिबंध उनके इलेक्शन पर नहीं है जैसा प्रतिबंध व्यवहारतः राष्ट्रपति पर आरोपित कर दिया गया है कि परंपरा अनुसार राष्ट्रपति 2 कार्यकाल ही पूरा कर सकेगा। तीसरी बार इलेक्शन लड़ने का अधिकार उसे नहीं दिया गया है परंपरा के आधार पर, और नियम भी बना दिया गया है। ऐसा कोई प्रतिबंध सीनेट के सदस्यों के साथ नहीं है। सीनेट का अधिवेशन प्रतिनिधि सभा के साथ ही हर वर्ष 3 जनवरी को प्रारंभ होता है और तब तक चलता रहता है जब तक दोनों सदन अधिवेशन की समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न कर दें। कांग्रेस के दोनों सदन आपसी सहमति से अपना अधिवेशन खुद ही बुलाते हैं और खुद ही उसके समापन की घोषणा करते हैं। भारत की तरह राष्ट्रपति कांग्रेस का अधिवेशन नहीं बुलाता, विधानमंडल का अधिवेशन नहीं बुलाता। हाँ, उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अधिवेशन के स्थगन की तिथि जरूर निश्चित की जाती है जब अधिवेशन स्थगन के विषय में दोनों सदनों में मतभेद हो, दोनों सदन इस निष्कर्ष पर न पहुंच पा रहे हो कि अधिवेशन कब समाप्त किया जाए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो तिथि निश्चित की जाती है उसी तिथि पर दोनों सदनों का अधिवेशन समाप्त होता है। लेकिन सामान्यतया कांग्रेस के दोनों सदन खुद ही अधिवेशन बुलाने की तिथि भी निर्धारित करते हैं और अधिवेशन की समाप्ति की तिथि भी। हालांकि अधिवेशन बुलाने के लिए तो अब संविधान में संशोधन करके 20वें संशोधन के माध्यम से 3 जनवरी की तिथि फिक्स कर दी गई है। हर वर्ष 3 जनवरी को कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ ही शुरू होता है। अमूमन ये अधिवेशन जुलाई तक चलता